मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इतिहास के प्रथम चैप्टर कक्षा 8 से संबंधित वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे। चैप्टर है कैसे, कब और कहाँ। इसमें हम देखते हैं कि इतिहास में तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताशपोशी करनी है, वह कौन सा युद्ध लड़ा, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहस होती है। और समाज में आम आदमी के जीवन के बारे में, उसका जीवन कैसा होता था, समाज में उसका क्या स्थान होता था, उसे खाने पीने की ज़रूरतों की आवश्यकता किस प्रकार पूर्ति होती थी, वह कैसे सामाजिक जीवन जीता था, आदि के बारे में हमें चीज़ें नहीं मालूम होती हैं। और इन्हीं चीज़ों के आधार पर हम केवल तारीखों और उससे संबंधित घटनाओं के बारे में वर्णन करते हैं। और इतिहास जो है बड़ा उबाऊ लगता है। अर्थात लोग कहते हैं कि इतिहास जो है यह तारीख रटने वाली चीज़ें हैं। इसमें कोई शक नहीं बच्चों कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में होता है। इनका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह थीं और उन्हें क्या बदलाव आए। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने आसपास की चीज़ों का हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। जैसे कि वर्तमान समय में हम कैसा जीवन जी रहे हैं, किस प्रकार के यातायात के साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, खाने पीने में हमारी क्या आवश्यकताएं हैं, हम किन किन चीज़ों का अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। अगर हम इतिहास के बारे में, अतीत के बारे में झांकते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। किसी व्यक्ति को जैसे किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट को देखते हैं चाय पीते हुए, तो बड़ा हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब शुरू हुआ। अर्थात रेलगाड़ी की खिड़की से झांकते हुए हम अपने ध्यान में यह सवाल उठाते हैं कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं तो देखते हैं कि अखबार छापने की शुरुआत कब हुई। इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। बच्चों, ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के साथ सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देख सकते। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख वाकई तय करना गलत होता है। जैसे चाय पीने का चलन कब शुरू हुआ, यह एक दिन में कार्य नहीं हुआ। यह अखबार पढ़ने की शुरुआत कब हुई, इसका भी कोई निश्चित तारीख नहीं है। इसी तरह से मानव जीवन में अनेक क्रियाकलाप इतिहास में आए जिसकी तारीखों से हम बांध नहीं सकते हैं। भारत में लोगों ने अचानक एक ही दिन सुबह चाय नहीं पी होगी। इनका स्वाद धीरे धीरे उनकी ज़ुबान पर चढ़ा होगा। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं होती। इसी तरह ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक निश्चित तिथि नहीं है। राष्ट्रीय आंदोलन किस तरह से ये शुरू हुए, अर्थव्यवस्था या समाज में किस तरह बदलाव आए, यह बताना संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय से घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि तय कर सकते हैं। अवधि का मतलब हो सकता है कि कुछ महीने, कुछ हफ्ते या कुछ साल। तो फिर लोग इतिहास की तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं, यह जुड़ाव की वजह क्या है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों
वही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा राजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते हैं कौन से साल राजा का ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल में कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी गई, वह कब मारा गया और उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि पूरे इतिहास की घटना जो है राजा की गतिविधियों पर ही निर्धारित होती है। पिछले 2 साल के इतिहास की किताबों में आपने देखा कि इतिहासकार बहुत सारे कुछ मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं, जैसे कि उस समय लोगों का जीवन कैसा था, लोग क्या खाते थे, किस प्रकार की बात सोचते थे, और शहर कैसे बने, बाज़ार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, लोगों के नए विचार कैसे आए, संस्कृति और समाज किस तरह से बदलने लगे। अर्थात वर्तमान समय में ये जो है इतिहासकारों की सोच भी बदलने लगी। अब हम देखेंगे कि कौन सी तारीखें में तारीखें किस प्रकार महत्वपूर्ण थी। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। ये इसलिए महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को मानकर चलते हैं। अगर एक उदाहरण पर विचार कीजिए कि भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उसमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण था। ये इतिहासकार प्रथम गवर्नर जनरल जो कि वारेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते हैं और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते हैं। अलग अलग अध्यायों में हम कुछ दूसरे गवर्नर जनरल जैसे कि हेस्टिंग्स, वेल्सली, बेंटिंग, डलहौजी, मैकैनिंग, लॉरेंस, लिट्टन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग और इरविन के बारे में पढ़ते हैं। इन इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला छाया रहता था। अर्थात चाहे कोई भी गवर्नर जनरल हो या वायसराय हो, वह अपने कार्यकाल में कुछ ऐसे कार्य करता था जो कि वह इतिहास की घटनाएं बन जाती थी। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों और उनकी गतिविधियों, उनकी नीतियों, उनकी उपलब्धियों के आधार पर तय होता था। यह ऐसा था मानो इन लोगों के जीवन के बारे में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण था। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास से अलग अलग अध्यायों और विषय में होता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं देख सकते? गवर्नर जनरल के इतिहास के चौखटे पर हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान देते हैं। बच्चों, अब हम यह देखेंगे कि इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उनको टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम हर अध्याय में कुछ सामंजस्य स्थापित कर सकें, और इसी तरह से इतिहासकार जो है सब इतिहास को अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे कि ब्रिटिश इतिहासकार जो भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांट देते हैं, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन यह जो इतिहास को इस तरह से बांटना यह ठीक नहीं है। बाद में इसको हम 3 भागों में जो है प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में बांटते हैं। अब हम देखेंगे कि हम अवधियां कैसे तय करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में हिस्ट्री ऑफ इंडिया को बांटा था।
और इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश कालखंडों में बांटा था, जिसको बहुत समय तक मान्यता नहीं मिली। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि एक वजह है, हर दौर में कुछ खासियतों, उनके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश होती है, और उन्हीं खासियतों और केंद्रीय तत्वों को जब विशेष बदलाव आता है तो हम इतिहास को अलग अलग कालखंडों में बांट देते हैं। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने के पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाह के रूप में थे। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर था, जातिगत बंधन, अंधविश्वासों का बोलबाला था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन को सभ्यता की राह में ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थान और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दे दिया था कि अंग्रेज़ों को भारत के पूरे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। यह मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति ही नहीं कर सकता। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं था। अंग्रेज़ों द्वारा जो भी गतिविधियां भारत में की गईं वह उनके शोषण को दर्शाती हैं। क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू और मुसलमान का दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में एक तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल हम उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत थी? अगर हम ऐसा करते हैं, इसका मतलब यह है कि औरों के जीवन और तौर तरीक़ों का कोई महत्व नहीं था। अंग्रेज़ों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से हटकर इतिहासकारों ने जो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास को बांटा, इस विभाजन की अपनी समस्याएं थी। इतिहास के इन कालखंडों को बांटने यह समझ भी पश्चिम से ही आई। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिक ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थीं। सोचे समझे विचारों को वो अपनाते थे और इसके बारे में समानता, स्वतंत्रता और मुक्ति नहीं थी, न ही यह आर्थिक विकास की प्रगति थी। अब हम इस बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। औपनिवेशीकरण क्या होता है? औपनिवेशीकरण के बारे में बच्चों हम बताएंगे कि औपनिवेशीकरण का मतलब यह है कि जब कोई ताकतवर साम्राज्य जब किसी कमज़ोर देश को पूर्णतः आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से पूर्णतः उस पर अपना कब्जा कर लेता है और उसके अनुसार वह बदलाव करता है, तो इस प्रक्रिया को हम औपनिवेशीकरण कहते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हम किस तरह से यह जानते हैं कि प्रशासन अभिलेख कैसे तैयार करता है। अभिलेख तैयार करने का मतलब कि जो उस समय ब्रिटिश काल में जो भी चीज़ें, गतिविधियाँ होती थी, उसको एक रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता था। अंग्रेज़ों द्वारा रिकॉर्ड रखने की प्रक्रिया जो है अभिलेखागारों के द्वारा शुरू हुई। अंग्रेज़ों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। उनके लिए निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों की अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता है, उस पर वाद विवाद किया जा सकता है। वह समझदारी के चलते ज्ञान,
और टिप्पणी प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेज़ों को यह भी पता था कि अहम दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष बनवाए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते थे और जो कि महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार, जिन्हें आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा जो दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं। उस पर बैठे अफसरों की प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव दे सकते हैं। और जैसा कि हम देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जो 1920 में बनाया गया, ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण दस्तावेजों और उनके क्रियाकलापों की गतिविधियों को इन अभिलेखागारों में देखा जा सकता है। यह नई दिल्ली का निर्माण जब हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। इससे यह पता चलता है कि इन अभिलेखागारों का क्या महत्व था। इसके बाद है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण का भी देश में विभिन्न स्थानों पर सर्वेक्षण का चलन शुरू हुआ। अंग्रेज़ों को विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह उनको सही ढंग से जानकारी जरूरी होती है। इसके लिए देश का सर्वे होना चाहिए। गाँव के राजस्व का सर्वेक्षण करने के लिए धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधा, वहाँ जीव जंतु, स्थानीय इतिहास व फसलों का पता चलता है और उसी के अनुसार अंग्रेज़ अपनी योजनाओं को तैयार करते थे। अंग्रेज़ों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं शताब्दी के आखिरी में हर 10 साल में जनगणना की जाती थी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जात, इलाके में होने वाला व्यवसाय आदि जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्विक सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। बच्चों, ऐसा है कि ये जो अंग्रेज़ों द्वारा अधिकृत रिकॉर्ड थे, उससे बहुत सी चीज़ों की जानकारी नहीं मिलती थी। जैसे वे बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते थे, जैसे कि लोगों का उस समय जीवन कैसा होता था, वे क्या सोचते थे, क्या खाते थे, किस प्रकार से अंग्रेज़ों का व्यवहार होता था, आदि चीज़ों की जानकारी इन सर्वेक्षणों के द्वारा नहीं होती। जैसे कि 1857 की जब क्रांति हुई तो उस क्रांति के बारे में अंग्रेज़ों ने बहुत गलत अपनी राय दी। उन्होंने लिखा था कि ये इनकी जो सोच थी, ये जो कार्य किए, यह जो कार्य क्रांतिकारियों द्वारा चलाया गया था, ये बहुत गलत थे। लेकिन हम लोग जानते हैं ये क्रांतिकारियों के बारे में, जैसे कि एक आप देखेंगे कि दाहिने तरफ दिया गया है हिंदुस्तान टाइम्स 22 मार्च 1946 में लगभग 2000 पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार को सवेरे ही अपने कम वेतन और पुलिस लाइन्स बावर्ची खाने में आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थाने तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने इस खाने से इनकार कर दिया, क्योंकि भोजन की गुणवत्ता जो थी और इन पुलिस वालों के साथ अंग्रेज़ों का व्यवहार था वह अच्छा नहीं था। अब हम देखेंगे कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह का अनुभव करते थे। अगर हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो हम यह जान सकते हैं कि जैसे आप किताब में पढ़ेंगे आगे और आपको फिर इसके बारे में समझ आएगी। बच्चों, अब इस पाठ को आप लोग पढ़िए
इसके बाद प्रश्नों को तैयार करके इसके उत्तर को लिखें। धन्यवाद।